हेलो गाइस, आज इस वीडियो में हम पोक्सो एक्ट 2012 को डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड एमसीक्यू और इम्पोर्टेंट सेक्शन देखने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अगर आप एक लॉ स्टूडेंट से अगर आपने एमपीडीएलओ एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर रखा है या फिर कोई अदर एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर रखा है तो इस वीडियो को कंप्लीट देखें। और साथ में अगर आपके एग्ज़ाम में इस टॉपिक को लेकर एग्ज़ाम में एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप अगर इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं तो आपका सारा क्वेश्चन, आपका सारा टॉपिक जो है इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है वो सारा क्लियर हो जाएगा इस वीडियो के अंतर्गत में। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखें और साथ में स्टडी विथ मी को सब्सक्राइब कर ले ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर भी करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पोक्सो एक्ट 2012 इसके अंतर्गत इम्पोर्टेंट सेक्शन और एमसीक्यू क्वेश्चन। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जान लेते हैं जो एक्ट है द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012, इसका फुल नेम होता है और इसे हम शॉर्ट में पोक्सो एक्ट 2012 भी कहते हैं। और सबसे पहले इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर इस एक्ट का जो मेन मोटिव क्या है वो हम जान लेते हैं पहले। तो यहाँ पर कोई भी इस एक्ट के अंतर्गत कोई भी प्रोटेक्ट किया जाता है चिल्ड्रेन को जो ऑफेंसेस हो सेक्सुअल एक्सल्ट को लेकर, सेक्सुअल हरासमेंट को लेकर या फिर प्रोनोग्राफी को लेकर, उससे रिलेटेड यहाँ पर चिल्ड्रेन को प्रोटेक्ट करना इनका इस एक्ट का मेन मोटिव होता है। और साथ में इस एक्ट के अंतर्गत स्पेशल कोर्ट्स के लिए यहाँ पर लगाया जा रहा है ट्रायल। अगर किसी भी तरह का यहाँ पर ऑफेंस किया जाता है तो उनके लिए ट्रायल भी होता है जो स्पेशल कोर्ट में होता है और इस मैटर को लेकर स्पेशल कोर्ट में जाता है। और इस एक्ट के अंतर्गत यहाँ पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 15 क्लॉज 3 के अंतर्गत यहाँ हर एक स्टेट के पास पावर है कि वो चिल्ड्रेन को लेकर स्पेशल पावर या फिर स्पेशल प्रोविज़न बना सके। तो यहाँ पर एम्पावरमेंट दिया गया है हर एक स्टेट को जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत आर्टिकल 15 क्लॉज 3 में दिया हुआ है। अब हम इसकी स्टार्टिंग चैप्टर वगैरह जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो सेक्शन होंगे उसको थोड़ा डिस्क्राइब करके डिस्कस कर लेंगे और जो बस ऐसे नॉलेज के लिए जानना होगा उसे हम बस ऐसे ही देख लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें चैप्टर 1 देखना है। इसमें चैप्टर 1 के अंतर्गत सेक्शन 1 है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। तो सबसे पहले इस एक्ट को क्या कहते हैं? द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। और इस एक्ट को जो है 19 जून 2012 को लाया गया था। साथ में यहाँ डेफिनेशन की बात करें तो यहाँ पर डेफिनेशन में सेक्शन 2 के अंतर्गत यहाँ पर डेफिनेशन हमें मिल जाता है जो क्लाउज ए में, डेट मीन्स सेक्शन 2 क्लाउज 1 सब क्लाउजेस के अंतर्गत ए है। तो सब क्लाउज ए के अंतर्गत एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल एसल्ट जो हमें सेक्शन 5 में डिफाइन किया हुआ मिलेगा मीनिंग। और सब क्लॉज बी जो है एग्रेवेटेड सेक्सुअल एसल्ट, इसका मीनिंग हमें सेक्शन 9 में देखने को मिलेगा। सब क्लॉज सी है आर्म्ड फोर्स और सिक्योरिटी फोर्स, मीन्स क्या होता है? आर्म्ड फोर्स ऑफ द यूनियन और सिक्योरिटी फोर्स और पुलिस फोर्स। सब क्लॉज डी क्या है? चाइल्ड मीन्स एनी पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स। तो आपको ध्यान में रखना है ये जो एक्ट है स्पेशली उन चाइल्ड के लिए है जिनका एज जो है 18 ईयर से कम है। सब क्लाउज ई है डोमेस्टिक रिलेशनशिप शेल हैव द सेम मीनिंग एज असाइन्ड टू इन इट क्लाउज एफ ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। नेक्स्ट है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल एसल्ट जो हमें सेक्शन 3 में देखने को मिलेगा। जी है सब क्लाउज प्रिस्क्राइब्ड। सब क्लाउज एस है रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। सब क्लाउज आई है सेक्सुअल एसल्ट जो सेक्शन 7 में डिस्क्राइब मिलेगा। सब क्लाउज जे है सेक्सुअल हरासमेंट जो हमें सेक्शन 11 में डिस्क्राइब मिलेगा। सब क्लाउज के है शेयर्ड हाउस होल्ड। फिर सब क्लाउज एल है स्पेशल कोर्ट जो सेक्शन 28 में हम देखेंगे। और नेक्स्ट और लास्ट है एम स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो सेक्शन 32 में डिस्क्राइब किया हुआ मिलेगा। तो ये सब सारे हम आगे देखेंगे भी और ये सब जो भी मैंने सेक्शन आपको बताया है ये सब सारे इंपॉर्टेंट हो गए और यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे भी जाएंगे। तो यहाँ पर चैप्टर 2 हम पहले देख लेते हैं। चैप्टर 2 के अंतर्गत सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रेन, इसमें हमें पेनिट्रेटिव सेक्सुअल एसल्ट एंड पनिशमेंट देखना है। डेट मीन्स पेनिट्रेटिव सेक्सुअल एसल्ट और उसका पनिशमेंट क्या है वो हमें देखना है चैप्टर 2 में।
सेक्शन 3 में यहाँ पर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल एसल्ट को डिफाइन किया गया है और इसका मीनिंग क्या है वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्लॉज ए में ही पेनिट्रेट्स हिज पेनिस टू एनी एक्सटेंट इनटू वजीना माउथ यूरेथेरा और एनस ऑफ अ चाइल्ड और मेक्स द चाइल्ड टू डू सो विथ हिम और एनी अदर पर्सन। डेट मीन्स अगर ही है और वो अपना पेनिट्रेट्स कर रहा है पेनिस इनटू द वजीना माउथ यूरेथेरा और एनस ऑफ अ चाइल्ड और ऐसा चाइल्ड को कहता है करने को, तो इस डिफाइन किया गया है, इसको डिफाइन किया गया है सेक्शन 3 में। एंड सब क्लॉज बी है, ही इंसर्ट एनी ऑब्जेक्ट और अ पार्ट ऑफ बॉडी नॉट बिंग द पेनिस इनटू द वजीना द यूरेथेरा और एनस ऑफ द चाइल्ड और मेक द चाइल्ड टू डू सो विथ हिम और एनी अदर पर्सन। तो ऐसा करने पे भी इसे पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट के तौर पे सेक्शन 3 में डिफाइन किया जाएगा। एंड सब क्लॉज सी है, ही मैनिपुलेट्स एनी पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ चाइल्ड सो पेनिट्रेट्स इनटू वजीना यूरेथेरा एनस और एनी पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द चाइल्ड, तो उसे भी सब क्लॉज सी में डिफाइन किया गया है सेक्शन 3 के अंतर्गत। तो यहाँ पर हमें जो सेक्शन 3 में है, अगर कोई भी ही पर्सन है वो पेनिट्रेट्स कर रहा है पेनिस इनटू वजीना या माउथ यूरेथेरा और एनस ऑफ अ चाइल्ड, देन उसे जो डिफाइन किया जाएगा सेक्शन 3 के अंतर्गत डिफाइन किया जाएगा। और ही इंसर्ट एनी ऑब्जेक्ट, अगर वो किसी भी तरह का ऑब्जेक्ट इंसर्ट कर रहा है पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द चाइल्ड, तो उन्हें भी इसे सेक्शन 3 के अंतर्गत डिफाइन किया जाएगा। अब सेक्शन 4 है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर सेक्शन 4 में पनिशमेंट फॉर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट, डेट मीन्स जो पनिशमेंट है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट को लेकर वो क्या पनिशमेंट डिफाइन किया गया है वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर कोई भी कमिट्स कर रहा है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट को, तो इसके लिए पनिशमेंट जो है वो नॉट बी लेस देन 7 ईयर्स, डेट मीन्स इम्प्रिजमेंट उसको मिलेगा जो 7 ईयर्स से कम नहीं होगा और इसे बढ़ाकर इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ भी किया जा सकता है और फाइन भी लिया जाएगा। तो ये जो पनिशमेंट है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट को लेकर है। तो यहाँ से कई बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट किस सेक्शन के अंतर्गत डिफाइन किया गया है। तो ऑप्शन में सेक्शन 3 रहेगा, तो वहाँ पर सेक्शन 3 आपको पिक कर देना है। अगर पूछा जाएगा कि पनिशमेंट किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है और कितने ईयर्स का यहाँ पर पनिशमेंट दिया जा रहा है, मैक्सिमम तो 7 ईयर्स का है, जो 7 ईयर्स से कम नहीं होना चाहिए और साथ में फाइन भी लिया जाएगा और इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ भी हो सकता है। तो ये पनिशमेंट अगर ऑप्शन में रहेगा तो आपको टिक कर देना। तो यहाँ से क्वेश्चन जो है डायरेक्ट कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। सेक्शन 5 क्या है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर सेक्शन 5 के अंतर्गत एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट को डिफाइन किया गया है। अब एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट होता क्या है, तो ये हम इसमें जान लेते हैं। तो यहाँ पर कोई भी पुलिस ऑफिसर हो जो कमिट्स कर रहा है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट ऑन अ चाइल्ड, अगर कोई पुलिस ऑफिसर है जो पुलिस स्टेशन या फिर प्रीमाइसिस पे ये जो अपॉइंटेड है और वो इस तरह का कमिट्स कर रहा है असल्ट, तो उन पे ये सेक्शन 5 के अंतर्गत डिफाइन किया जाएगा। और कोई भी पुलिस स्टेशन में वो पुलिस स्टेशन में कर अपॉइंटेड है और प्रीमाइसेस ऑफ एनी स्टेशन हाउस, तो उसे डिफाइन किया जाएगा इसके अंतर्गत। साथ में अगर कोई मेंबर है आर्म फोर्स या फिर सिक्योरिटी फोर्स में जो कमिट कर रहा है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट ऑन चाइल्ड, उन्हें भी इस सेक्शन के अंतर्गत डिफाइन किया गया है। साथ में पब्लिक सर्वेंट को स्टाफ ऑफ अ जेल, रिमांड होम, प्रोटेक्शन होम, ऑब्जर्वेशन होम, किसी भी तरह का कस्टडी में रखा गया हो और अगर उनके द्वारा कमिट्स किया जा रहा है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट ऑन अ चाइल्ड, तो उन्हें भी सेक्शन 5 में डिफाइन किया गया। साथ में स्टाफ ऑफ अ हॉस्पिटल, वेदर गवर्नमेंट और प्राइवेट, अगर हॉस्पिटल के स्टाफ के द्वारा ऐसा किया जा रहा है, मैनेजमेंट के द्वारा किया जा रहा है या फिर किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के द्वारा किया जा रहा है या फिर रिलीजियस इंस्टीट्यूशनल हो या फिर कोई गैंग के द्वारा किया जा रहा है, अगर कोई गैंग रेप भी कर रहा है तो उसे इस सेक्सुअल असल्ट के ऊपर सेक्शन 5 में डिफाइन किया जाएगा। और अगर कोई डेडली वेपन या फिर फायर या फिर किसी भी तरह का वेपन दिखा के उस पर सेक्सुअल असल्ट किया जा रहा है, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट किया जा रहा है या फिर कोई उन्हें इंजरी पहुंचा के इस तरह का कमिट्स कर रहा है या फिर कोई भी चाइल्ड को प्रेग्नेंट किया जा रहा है या फिर उनके मेंटल और फिजिकल डिसेबिलिटी को लेकर उन पे कमिट किया जा रहा है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट ऑन द चाइल्ड, तो ये सब जितने भी यहाँ पर है या फिर जो भी कमिट्स कर रहे हैं बिलो दी 12 ईयर्स, वो सब सारे इसके अंतर्गत डिफाइन किया गया है। और किसी के द्वारा एडॉप्शन, मैरिज या फिर गार्जियनशिप के तौर पे भी अगर इस कमिट किया जा रहा है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट को लेकर या फिर कोई स्टाफ, ओनरशिप, मैनेजमेंट या इंस्टीट्यूशन के द्वारा ऐसा कोई सर्विस दिया जा रहा है जो कमिट कर रहा है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट या फिर कोई भी अथॉरिटी या ट्रस्ट के द्वारा ऐसा कमिट किया जा रहा है
या किसी भी चाइल्ड को प्रेग्नेंट किया जा रहा है जो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट के तौर पे, या फिर कोई चाइल्ड को पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट करके अटेम्प्ट टू मर्डर कर रहा है चाइल्ड के ऊपर। तो इस तरह के जितने भी केसेस होते हैं वो सब सारे सेक्शन 5 के अंतर्गत को डिफाइन किया गया है। और यहाँ पर जो इसके लिए सेक्शन 5 में इसे डिफाइन किया गया है। अब इसको लेकर पनिशमेंट क्या है वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर सेक्शन 6 आपको देखने को, सेक्शन 6 के अंतर्गत जो है पनिशमेंट फॉर एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट है। तो यहाँ पर जो भी सेक्शन 5 में किसी भी तरह का असल्ट को किया जा रहा है तो उसका जो पनिशमेंट है वो सेक्शन 6 में मिलेगा। तो सेक्शन 6 में पनिशमेंट क्या है वो हम देख लेते हैं। हूएवर कमिट्स एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट, अगर कोई भी एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट को कमिट कर रहा है तो उनके लिए जो पनिशमेंट है वो नॉट बी लेस देन 10 ईयर्स, 10 ईयर्स से कम नहीं होगा, जिसे इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ भी किया जा सकता है और लायबल टू फाइन भी किया जाएगा। तो ये पनिशमेंट है, पनिशमेंट फॉर एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट को लेकर। नेक्स्ट है सेक्शन 7। सेक्शन 7 में हमें देखना है सेक्सुअल असल्ट। सेक्सुअल असल्ट किसे कहते हैं वो, तो whoever with sexual intent touches the vagina, penis, anus or breast of the child, or makes the child touch the vagina, penis, anus or breast of such person or any other person, or does any other act with sexual intent which involve physical contact without penetration is said to commit sexual assault. That means अगर कोई भी पर्सन हो, अगर किसी भी तरह का सेक्सुअल इंटेंट के साथ टच कर रहा है वजीना, पेनिस, एनस और ब्रेस्ट ऑफ द चाइल्ड, और ऐसा कहने को कर रहा है, टच करने को कह रहा है, या फिर इसके सेक्सुअल इंटेंट के साथ उनके साथ चिल्ड्रन के साथ फिजिकल कांटेक्ट बना रहा है जो विदाउट पेनिट्रेशन हो, उसे भी हम सेक्सुअल असल्ट ही कहेंगे और ये कमिट ऑफ सेक्सुअल असल्ट कहा जाएगा। तो जो सेक्सुअल असल्ट डिफाइन किया गया है 7 में। अब हम देख लेते हैं सेक्शन 8। सेक्शन 8 में है पनिशमेंट फॉर सेक्सुअल असल्ट। तो पनिशमेंट फॉर सेक्सुअल असल्ट को लेकर क्या है वो देख लेते हैं। तो अगर इस तरह का कमिट किया जा रहा है सेक्सुअल असल्ट तो उनके लिए इम्प्रिजमेंट है, या फिर उनके पास जो लेस देन नहीं होगा 3 ईयर से, और साथ में उसे बढ़ाकर 5 ईयर्स भी किया जा सकता है और साथ में फाइन भी लिया जाएगा। तो ये पनिशमेंट है सेक्सुअल असल्ट को लेकर। अब नेक्स्ट सेक्शन 9 देख लेते हैं। तो यहाँ पर सेक्शन 9 है एग्रेवेटेड सेक्सुअल असल्ट, या फिर किसी पुलिस ऑफिसर के द्वारा, या फिर पुलिस स्टेशन, या फिर कोई अपॉइंटेड है ड्यूटीज़ के ऊपर, या फिर कोई आर्म्ड फोर्सेस हो या सिक्योरिटी फोर्स हो तो उनके द्वारा, या फिर कोई पब्लिक सर्वेंट, मैनेजमेंट, या फिर स्टाफ ऑफ अ जेल, रिमांड होम, या फिर कस्टडी में किसी को लिया गया है, स्टाफ ऑफ हॉस्पिटल या फिर मैनेजमेंट के द्वारा किया जा रहा है, और या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, या फिर कोई विपन के सहारे इस तरह का सेक्सुअल असल्ट का कमिट कर रहा है, या फिर कोई भी चाइल्ड को यहाँ पर ग्रीवियस हर्ट उनसे इंजरी करके इस तरह का कमिट किया जा रहा है। तो ये सब जितने भी सारे केसेस आते हैं वो सेक्शन 9 के अंतर्गत डिफाइन किया हुआ रहेगा, और इसका जो है सेक्शन 9 में डिफाइन किया जाएगा सेक्सुअल असल्ट को लेकर, जो एग्रेवेटेड सेक्सुअल असल्ट है। और इसका पनिशमेंट क्या है वो सेक्शन 10 में हम देख लेते हैं। तो पनिशमेंट फॉर एग्रेवेटेड सेक्सुअल असल्ट, तो यहाँ पर जो पनिशमेंट होगा इसके लिए एग्रेवेटेड सेक्सुअल असल्ट को लेकर वो कम से कम नॉट बी लेस देन 5 ईयर्स, और 5 ईयर्स रहेगा और इसे बढ़ाकर 7 ईयर्स भी किया जाएगा, और फाइन, लायबल टू फाइन भी देना पड़ेगा। तो ये पनिशमेंट है एग्रेवेटेड सेक्सुअल असल्ट को लेकर। तो ये सेक्शन 10 तक हम यहाँ तक सेक्शन 10 तक हमने डिस्कस कर लिया है। तो जो भी मैंने ये सब सारे सेक्शन बताए हैं वो सब सारे इंपॉर्टेंट है और यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया वो टॉपिक। तो नेक्स्ट जो सेक्शन है वो हम देख लेते हैं। सेक्शन 11 यहाँ पर है सेक्सुअल हरासमेंट। अब सेक्सुअल हरासमेंट किसे कहेंगे वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर सेक्सुअल हरासमेंट अगर कोई पर्सन के द्वारा किया जा रहा है चाइल्ड के ऊपर तो सेक्सुअल इंटेंट के साथ तो हम सेक्सुअल हरासमेंट कह सकते हैं। अब सेक्सुअल हरासमेंट उसे कहेंगे जो भी कोई व्यक्ति हो अगर किसी भी तरह का चाइल्ड को उनके पर्सन डेट मीन्स चाइल्ड को जो है किसी भी तरह का प्रोनोग्राफी पर्पस के तौर पे उसे मीडिया के द्वारा प्रोनोग्राफी वीडियो दिखा रहा हो या फिर उसे कांटेक्ट या फिर किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक डिजिटली या फिर किसी भी साउंड के द्वारा गेस्चर के द्वारा उन्हें एग्जिबिट कर रहा हो, इंटेंशन कर रहा हो और उन्हें किसी तरह का ऑब्जेक्ट के द्वारा उसे सेक्सुअल हरासमेंट किया जा रहा है। तो ये सब सारे जो है सेक्सुअल हरासमेंट के अंतर्गत यहाँ पर सेक्शन 11 में डिस्क्राइब करने को मिलता है। और वो कॉन्स्टेंटली अगर किसी भी तरह का प्रोनोग्राफी या फिर वॉच कर रहा है किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल ये सब सारी चीज़ें
जो सेक्सुअल की तरफ ले जाता है तो उसे भी सेक्सुअल हरासमेंट ही कहेंगे। तो इसे हम ध्यान से आप देख ले, एनी ऑब्जेक्ट टू अ चाइल्ड इन एनी फॉर्म और मीडिया फॉर प्रोनोग्राफी पर्पस, तो उसके लिए हम यहाँ पर सेक्सुअल हरासमेंट कह सकते हैं। साथ में यूटर्स एनी वर्ड और मेक एनी साउंड और मेक्स एनी गेस्चर और एग्जिबिट एनी ऑब्जेक्ट और पार्ट ऑफ द बॉडी विद द इंटेंशन डेट सच वर्ड और साउंड शैल बी हियर्ड और सच गेस्चर और ऑब्जेक्ट और अ पार्ट ऑफ बॉडी शैल बी सीन बाय द चाइल्ड, तो इसे भी हम सेक्सुअल हरासमेंट कहेंगे। तो ये डिस्क्राइब किया हुआ है सेक्शन 11 में। अब इसका पनिशमेंट क्या है वो हम सेक्शन 12 में देखेंगे। तो यहाँ पर पनिशमेंट फॉर सेक्सुअल हरासमेंट जो है, अगर इस तरह का कमिट किया जा रहा है सेक्सुअल हरासमेंट अपॉन अ चाइल्ड, तो उनके लिए जो पनिशमेंट है वो 3 इयर्स का पनिशमेंट है और साथ में फाइन का भी यहाँ पर प्रावधान किया गया है। यहाँ पर चैप्टर 3 है। चैप्टर 3 में हम पढ़ेंगे यूजिंग चाइल्ड फॉर प्रोनोग्राफी पर्पस एंड पनिशमेंट देयरफॉर। डेट मीन्स यहाँ पर हम सेक्शन 13 देखेंगे, जो यूज सेक्शन 13 के अंतर्गत यूज ऑफ चाइल्ड फॉर प्रोनोग्राफिक पर्पसेस। तो यहाँ पर इसे हम क्या इसका मीनिंग है वो हम जान लेते हैं। तो अगर कोई चाइल्ड को किसी भी तरह का मीडिया के ऊपर टेलीकास्ट किया जा रहा है, या फिर प्रोग्राम में हो, या फिर एडवर्टाइजमेंट को लेकर हो, या टेलीविज़न चैनल पे हो, या फिर इंटरनेट, या फिर किसी भी तरह का अदर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म हो, या फिर प्रिंटेड फॉर्म हो, वो सब सारे चीज़ इस सेक्शन के अंतर्गत डिफाइन किया हुआ है। और इस तरह का उसे चाइल्ड को जो है सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन की ओर ले जा रहा है, जो रिप्रेजेंट कर रहा है सेक्सुअल ऑर्गन ऑफ अ चाइल्ड, या फिर उसे इंगेज कर रहा है जो रियल और सिमुलेटेड सेक्सुअल एक्ट्स हो, तो उस सब सारे चीज़ को यहाँ पर सेक्शन 13 के अंतर्गत डिफाइन किया गया है। अगर इस तरह का एक्ट किया जा रहा है किसी भी पर्सन के द्वारा, तो उन्हें जो है सेक्शन 13 में डिस्क्राइब किया गया है और उसका पनिशमेंट जो है सेक्शन 14 में देखने को मिलेगा। सेक्शन 14 के अंतर्गत पनिशमेंट फॉर यूजिंग चाइल्ड फॉर प्रोनोग्राफिक पर्पसेस, तो ये हमें देख लेना है। तो इसमें जो सब क्लाउज डेट मीन्स क्लाउज है 1, क्लाउज 1 के अंतर्गत अगर कोई भी चाइल्ड को चिल्ड्रेन को प्रोनोग्राफिक पर्पसेस के लिए यूज़ किया गया हो, तो उन्हें पनिशमेंट किया जाएगा जो 5 ईयर से लेकर 5 ईयर्स हो और साथ में फाइन भी हो, और इसे बढ़ाकर 7 ईयर्स भी किया जा सकता है। सेकेंड जो क्लाउज है उसके अंतर्गत अगर कोई भी चाइल्ड को पर्सन ने यूज़ किया है प्रोनोग्राफिक पर्पस के लिए और साथ में कमिट किया है जो सेक्शन 3 में हमने पढ़ा है, डेट मीन्स सेक्शन 3 में क्या पढ़ा है, तो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट को अगर उन्हें उस चाइल्ड को प्रोनोग्राफिक पर्पस के लिए यूज़ किया गया है, तो सेक्शन 3 के अंतर्गत उस पर्सन को जो है कम से कम 10 ईयर्स के लिए और इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, साथ में फाइन भी पनिशमेंट दिया जाएगा। सब यहाँ पर क्लाउज 3 है। क्लाउज 3 के अंतर्गत अगर चाइल्ड को प्रोनोग्राफी पर्पस से यूज़ किया गया हो और साथ में कमिट किया गया है सेक्शन 5 को, तो उससे पनिशमेंट किया जाएगा इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ और फाइन भी लिया जाएगा। तो सेक्शन नेक्स्ट क्लाउज है 4, अगर कोई चाइल्ड को प्रोनोग्राफी पर्पस और साथ में कमिट किया जा रहा है सेक्शन 7 को, तो उन्हें प्रोनोग्राफिक एक्ट्स के लिए जो है कम से कम इम्प्रिजमेंट किया जाएगा जो 6 ईयर्स का होगा, और उसे बढ़ाकर 8 ईयर्स भी किया जाएगा और उसे फाइन भी देना पड़ेगा। नेक्स्ट जो क्लाउज है 5, इसके अंतर्गत अगर कोई भी चाइल्ड को प्रोनोग्राफी पर्पस के साथ में अगर कमिट किया जा रहा है जो सेक्शन 9 में डिफाइन किया हुआ है, उसके साथ अगर किया जा रहा है तो फिर उन्हें इम्प्रिजमेंट मिलेगा जो लेस देन 8 ईयर्स नहीं होगा, और उसे बढ़ाकर 10 ईयर्स तक का किया जाएगा और साथ में फाइन भी देना होगा। तो ये डिफरेंट कंडीशन के ऊपर है, और इसके साथ यहाँ पर जो सज़ा का प्रावधान पनिशमेंट किया गया है वो भी एक दूसरे से अलग है। तो डिपेंड करता है क्या कंडीशन है, किस सेक्शन को वो फॉलो कर रहा है। सेक्शन 15, सेक्शन 15 के अंतर्गत पनिशमेंट फॉर स्टोरेज ऑफ प्रोनोग्राफिक मटेरियल इन्वॉल्विंग चाइल्ड, डेट मीन्स अगर किसी भी तरह का स्टोर किया जा रहा है कमर्शियल पर्पस के लिए या प्रोनोग्राफिक मटेरियल, और इसके लिए जो उसे पनिशमेंट किया जाएगा वो 3 इयर्स और फाइन के साथ दोनों का पनिशमेंट मिल सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर चैप्टर 4 है जिसके अंतर्गत अबेटमेंट ऑफ एंड अटेम्प्ट टू कमिट एन ऑफेंस को पढ़ना है। तो यहाँ पर सेक्शन 16 है अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस, अगर किसी पर्सन के द्वारा अबेट्स किया जा रहा है ऑफेंस को लेकर, इसमें अगर कोई पर्सन इंस्टिगेट कर रहा है दूसरे पर्सन को ऑफेंस करने को लेकर, या फिर इंगेज करके 1 पर्सन और साथ में मोर देन 1 पर्सन से अधिक पर्सन यहाँ पर मिलकर कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं इस ऑफेंस को करने के लिए, तो इस तरीके को जो ऑफेंस है सेक्शन 16 में डिफाइन किया गया है।
और इंटेंशनली इलीगली अगर ऐसा कुछ काम किया जा रहा है तो फिर इस ऑफेंस को सेक्शन 16 के अंतर्गत डिफाइन किया जाएगा। और यहाँ पर सेक्शन 17 में है पनिशमेंट फॉर अबेटमेंट। डेट मीन्स जो पनिशमेंट है वो अबेटमेंट का क्या है वो 17 में डिस्क्राइब किया हुआ है। जो अगर किसी भी तरह का ऑफेंस किया जा रहा है अबेटमेंट का और कमिटेड कर रहा है, अबेटमेंट कमिटेड कर रहा है, तो उन्हें पनिश किया जाएगा जो यहाँ पर ऑफेंस के लिए प्रोवाइड है। तो पनिश नेक्स्ट सेक्शन है 18। यहाँ पर पनिशमेंट फॉर अटेम्प्ट टू कमिट एन ऑफेंस। अब यहाँ पर दिया हुआ पनिशमेंट जो अटेम्प्ट टू कमिट कर रहा है या फिर एन ऑफेंस का कर रहा है। तो यहाँ पर जो जो पनिशमेंट दिया जाएगा फॉर अटेम्प्ट टू कमिट एन ऑफेंस, उसके लिए यहाँ पर दिया हुआ है पनिशमेंट जो कम से कम 1/2 ऑफ द इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ हो सकता है। एज द केस डिपेंड करता है केस कैसा है, या फिर 1/2 ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म रह सकता है ऑफ इम्प्रिजमेंट, और विथ फाइन और विथ बोथ, ये दोनों के साथ हो सकता है। चैप्टर 5 के अंतर्गत प्रोसीड्यूर फॉर रिपोर्टिंग ऑफ केसेस। यहाँ पर सेक्शन 19 है जिसके अंतर्गत पढ़ना है रिपोर्टिंग ऑफ ऑफेंस। अगर किसी भी तरह का ऑफेंस किया गया है जो इसके अंतर्गत है, पॉक्सो एक्ट 2012 के अंतर्गत है, तो उसका जो रिपोर्टिंग है वो सेक्शन 19 में डिस्क्राइब किया हुआ है। डेट मीन्स अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा रिपोर्टिंग ऑफ ऑफेंस किस सेक्शन के अंतर्गत दिया गया है या फिर प्रोसीड्यूर किस सेक्शन में दिया हुआ है, तो यहाँ पर सेक्शन 19 करेक्ट आंसर होगा। सेक्शन 19 के अंतर्गत जो भी ऑफेंस है उसका रिपोर्टिंग किया जाएगा, जो लोकल पुलिस है या फिर स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट को किया जाएगा। सेक्शन 20 में ऑब्लिगेशन ऑफ मीडिया स्टूडियो एंड फोटोग्राफी फैसिलिटेट्स टू रिपोर्ट केसेस। डेट मीन्स अगर किसी भी तरह का मीडिया होटल या फिर लॉज या हॉस्पिटल या क्लब या फिर स्टूडियो में फोटोग्राफी फैसिलिटेट्स किया जा रहा है और किसी भी पर्सन के द्वारा या फिर एम्प्लॉयड पर्सन के द्वारा ऐसा मटेरियल हो या ऑब्जेक्ट हो जो सेक्सुअल एक्सप्लोटेटिव को लेकर हो या फिर चाइल्ड से रिलेटेड है, तो उस केस में यहाँ पर पुलिस को जो है इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा, जो स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट है या फिर लोकल पुलिस को इन्फॉर्म किया जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर सेक्शन 21। सेक्शन 21 क्या है देख लेते हैं। पनिशमेंट फॉर फेलियर टू रिपोर्ट और रिकॉर्ड अ केस। डेट मीन्स अगर कोई भी पनिशमेंट फॉर फेलियर टू रिपोर्ट और रिकॉर्ड अ केस को लेकर है। अगर कोई व्यक्ति जो फेल हो जा रहा है रिपोर्ट करने में किसी भी कमी, अगर इस तरह का ऑफेंस किया गया हो कहीं भी, और अगर वो सेक्शन 21 के अंतर्गत सब सेक्शन 1 के अंतर्गत 19 और 20 में अगर किसी भी तरह का रिकॉर्ड को वो डेट मीन्स रिकॉर्ड करने से फेल किया जा रहा है, तो उन्हें भी जो है पनिशमेंट दिया जा सकता है जो 6 मंथ और फाइन दोनों हो सकता है। तो अगर कोई व्यक्ति पनिशमेंट फॉर फेलियर टू रिपोर्ट और रिकॉर्ड अ केस को लेकर अगर किसी भी तरह का इस तरह का मैटर आता है तो उन्हें 6 मंथ या फिर फाइन दोनों का सज़ा मिल सकता है, पनिशमेंट। साथ में कोई भी पर्सन जो चार्ज है कंपनी में या फिर इंस्टीट्यूशन में और उन्होंने अगर इस रिपोर्ट को नहीं किया है फॉलो, तो उनको भी यहाँ पर 1 ईयर और फाइन के साथ सज़ा मिलेगा। नेक्स्ट है सेक्शन 22। यहाँ पर पनिशमेंट फॉर फॉल्स कंप्लेंट और फॉल्स इन्फॉर्मेशन। अगर कोई पर्सन के द्वारा यहाँ पर फॉल्स कंप्लेंट किया जा रहा है या फिर फॉल्स इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है तो उनका क्या पनिशमेंट है वो हम देख लेते हैं। तो अगर कोई फॉल्स कंप्लेंट कर रहा है या फिर फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे रहा है अगेंस्ट एनी पर्सन और किसी भी तरह का ऑफेंस कमिटेड बता रहा है कि सेक्शन 3 या 5 या 7 या फिर 9 का सेक्शन के अंतर्गत उन ऑफेंस को कमिट किया गया है, जो जिसके पर्सन अगेंस्ट पर्सन किया गया है उसका ह्यूमिलेटेड और एक्सटॉर्ट किया जा रहा है और थ्रेटन या फिर डिफेम किया जा रहा है, तो उन्हें भी सज़ा दिया जाएगा और वो 6 मंथ और फाइन दोनों हो सकता है। तो फॉल्स कंप्लेंट और फॉल्स इन्फॉर्मेशन को भी लेकर यहाँ पर सेक्शन 22 और सब सेक्शन 1 के अंतर्गत यहाँ पर दिया हुआ है। और सब क्लाउज में डेट मीन्स सब क्लाउज 2 में यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है अगर फॉल्स कंप्लेंट या फिर फॉल्स इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है जो कि चाइल्ड के द्वारा है, तो ऐसा कोई पनिशमेंट उस चाइल्ड के ऊपर इम्पोज्ड नहीं किया जाएगा। और यहाँ पर क्लाउज 3 में अगर कोई चाइल्ड नहीं है और कोई पर्सन के द्वारा यहाँ पर फॉल्स कंप्लेन या फिर फॉल्स इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है अगेंस्ट अ चाइल्ड, तो यहाँ पर उनके लिए जो है इस एक्ट में इम्प्रिजमेंट जो 1 ईयर का है और फाइन दोनों का सज़ा पनिशमेंट मिल सकता है उन व्यक्ति को। सेक्शन 23 के अंतर्गत यहाँ पर प्रोसीड्यूर फॉर मीडिया है, जो इस सेक्शन के अंतर्गत अगर कोई मीडिया स्टूडियो या फिर फोटोग्राफिक फैसिलिटीज है जो बिना किसी कंप्लीट या फिर ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के बिना ही वो किसी चाइल्ड को लेकर रिपोर्ट नहीं करवा सकते हैं। यहाँ पर जो क्लाउज 2 है इसके अंतर्गत अगर कोई मीडिया हाउस किसी भी तरह का डिस्क्लोज कर रहा है या फिर आइडेंटिटी ऑफ अ चाइल्ड को, उसका नेम हो या फिर एड्रेस हो या फिर फोटोग्राफ हो या फिर फैमिली डिटेल्स, स्कूल या फिर नाइबरहुड, किसी भी तरह का पर्टिकुलर उनका डिस्क्लोज कर रहा है, तो उन पे जो है
राइटिंग में स्पेशल कोर्ट में उनके ऊपर केस भी दर्ज हो सकता है। और साथ में यहाँ पर अगर सब क्लाउज 4 के यहाँ पर सब क्लाउज 4 दिया हुआ है, क्लाउज 4 के अंतर्गत अगर कोई भी मीडिया हाउस के द्वारा या फिर सब सेक्शन 2 को प्रोविजंस को लायबल किया जा रहा है, अगर किसी भी तरह का उसे इन्फ्रिंगमेंट किया जा रहा है तो उन्हें पनिशमेंट किया जाएगा जो कम से कम 6 मंथ्स का हो और उसे बढ़ाकर 1 ईयर और साथ में फाइन दोनों का भी प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर चैप्टर 6 के अंतर्गत प्रोसीड्यूर फॉर रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट ऑफ द चाइल्ड है। यहाँ पर सेक्शन 24 के अंतर्गत रिकॉर्डिंग ऑफ अ स्टेटमेंट ऑफ द चाइल्ड, तो यहाँ पर रिकॉर्डिंग ऑफ अ स्टेटमेंट ऑफ अ चाइल्ड को लेकर क्या डिफाइन किया गया है वो हम देख लेते हैं। तो अगर कोई भी चाइल्ड का स्टेटमेंट लेना है, जो चाइल्ड जहाँ पर रेसिडेंस है, चाइल्ड जिस जगह का रेसिडेंस है या फिर वो जहाँ पर भी अभी रह रहा हो वहाँ पे उनका जो स्टेटमेंट है वो ले सकते हैं पुलिस। और साथ में यहाँ पर जो एज फार एज प्रैक्टिसेबल अगर किया जाए तो वुमेन पुलिस ऑफिसर को अलाउ किया जाता है और उनका जो रैंक होना चाहिए सब इंस्पेक्टर से बिलो नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर जो किन किन बातों को फॉलो किया जाएगा वो भी हम देख लेते हैं। तो साथ में जो पुलिस ऑफिसर रहेंगे और जब वो रिकॉर्डिंग कर रहे हो स्टेटमेंट का तब उन्हें ध्यान रखना है, जब वो चाइल्ड का रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट कर रहे हो तब उन्हें यूनिफॉर्म में नहीं रहना है। और साथ में उन्हें ये भी फॉलो करना है कि जब भी पुलिस ऑफिसर जाए इन्वेस्टिगेशन के लिए एग्जामिनिंग द चाइल्ड को लेकर तो वहाँ भी किसी भी तरह का जो कांटेक्ट है चाइल्ड का वो एक्यूज्ड पर्सन के साथ नहीं होना चाहिए। ये पुलिस ऑफिसर को पूरे तरीके से ध्यान में रखना है। और कोई भी रीज़न से चाइल्ड को पुलिस स्टेशन में रात को नहीं बुलाना है, ये भी कहा गया है। और लास्ट जो है, किसी भी चाइल्ड को पुलिस ऑफिसर के द्वारा उनके आइडेंटिटी को लेकर, पब्लिक मीडिया को लेकर किसी भी स्पेशल कोर्ट में डायरेक्टली उसका जो है प्राइवेसी को डिस्क्लोज नहीं कर सकती है। तो ये सेक्शन 24 के अंतर्गत कहा गया है। सेक्शन 25 के अंतर्गत रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अ चाइल्ड बाय मजिस्ट्रेट, तो यहाँ पर जो चाइल्ड का स्टेटमेंट लिया गया है उसका जो रिकॉर्ड किया गया है वो सेक्शन 164 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्यूर 1973 के अंतर्गत रिकॉर्ड किया गया है। और मजिस्ट्रेट अगर रिकॉर्ड किए उनके द्वारा स्टेटमेंट लिया गया है तो ऐसा रिकॉर्ड जो स्टेटमेंट दिया गया है स्पोकन बाय द चाइल्ड, तो इसके तहत में जो यहाँ पर प्रोविजंस दिया हुआ है सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 164 कोड में दिया हुआ है, इसके अंतर्गत एक्यूज्ड को जो है वहाँ पर किसी भी तरह का एडवोकेट का प्रेजेंस नहीं दिया जाएगा। इट मीन्स एक्यूज्ड को एडवोकेट का प्रेजेंस नहीं अप्लाई होगा इस केस में। और साथ में मजिस्ट्रेट जो है चाइल्ड या फिर उसके पेरेंट्स या फिर उनके रिप्रेजेंटेटिव को डॉक्यूमेंट्स, कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करेगी जो अंडर सेक्शन 207 है ऑफ द कोड। और साथ में फाइनल रिपोर्ट जो है वो फाइल किया जाएगा पुलिस के द्वारा जो सेक्शन 173 के अंतर्गत किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर सेक्शन 26 है। सेक्शन 26 में एडिशनल प्रोविजंस रिगार्डिंग स्टेटमेंट टू बी रिकॉर्डेड, डेट मीन्स यहाँ से रिलेटेड जो एडिशनल प्रोविजन दिया गया है स्टेटमेंट टू बी रिकॉर्डेड के अनुसार यहाँ पर, तो ये नॉर्मली देख लेना है। नेक्स्ट जो सेक्शन है 27 है मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ अ चाइल्ड, इसके अंतर्गत अगर कोई भी चाइल्ड ने ऐसा स्टेटमेंट दिया है तो उनका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। और सबसे पहले एफआईआर फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट एफआईआर कंप्लेंट यहाँ लिखाया जाएगा जो एक्ट के अंतर्गत 164A के अंतर्गत किया जाएगा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्यूर 1973 के अंतर्गत। और साथ में उस गर्ल्स का, उस विक्टिम का, गर्ल चाइल्ड का मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा जो वुमेन डॉक्टर के ही द्वारा किया जाएगा। और इस मेडिकल एग्जामिनेशन जो कंडक्ट किया जाएगा प्रेजेंस ऑफ द पेरेंट किया जाएगा, अगर चाइल्ड का कोई पेरेंट्स है या फिर रिप्रेजेंटेटिव है उनके द्वारा ही, उनके प्रेजेंस में ही मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा। और साथ में यहाँ पर नेक्स्ट हम चैप्टर 7 डिस्कस कर लेते हैं स्पेशल कोर्ट्स। यहाँ पर डिजिग्नेशन ऑफ स्पेशल कोर्ट्स सेक्शन 28 में डिस्क्राइब किया हुआ है। जो स्टेट गवर्नमेंट जो है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के कंसल्टेंट में यहाँ पर स्पेशल कोर्ट और सेशन ऑफ स्पेशल कोर्ट्स ऐसे ऑफेंस के लिए प्रोवाइड करती है। और इसके अंतर्गत जो चिल्ड्रेन कोर्ट है वो भी कोर्ट ऑफ सेशन नोटिफाई करती है चिल्ड्रेन कोर्ट के लिए, जो यहाँ पर कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट 2005 के अंतर्गत स्पेशल कोर्ट भी यहाँ पर सिचुएटेड किया गया है, जो स्टेट गवर्नमेंट कंसल्ट करके चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को कंसल्ट करके ऐसा स्पेशल कोर्ट प्रोवाइड करवाती है। और इसे सेक्शन 28 के अंतर्गत हमें देखना था। तो ये डेजिग्नेशन ऑफ स्पेशल कोर्ट्स जो डिस्क्राइब किया हुआ है सेक्शन 28 में किया हुआ है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं सेक्शन 29 प्रिजम्पशन एज टू सर्टेन ऑफेंसेस, डेट मीन्स अगर कोई ऐसा प्रोसिक्यूटेड कमिटेड किया जा रहा है या फिर अबेटिंग किया जा रहा है या फिर अटेम्प्टिंग टू कमिट एनी ऑफेंस किया जा रहा है जो सेक्शन 3, 5, 7
और सेक्शन 9 के अंतर्गत है। तो ऐसे इन केस में स्पेशल कोर्ट को प्रिज्यूम किया जाएगा और साथ में जो भी कमिटेड किया होगा या फिर अबेट किया होगा या फिर अटेम्प्टेड टू कमिट दी ऑफेंस किया होगा, उन्हें ऐसा प्रूफ करना पड़ेगा। नेक्स्ट सेक्शन यहाँ पर है प्रिजम्पशन ऑफ कल्पेबल मेंटल स्टेट। तो यहाँ पर प्रिजम्पशन ऑफ कल्पेबल मेंटल स्टेट सेक्शन 30 में डिस्क्राइब किया हुआ है। और यहाँ पर नेक्स्ट सेक्शन है 31 एप्लीकेशन ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्यूर 1973 टू प्रोसीडिंग्स बिफोर अ स्पेशल कोर्ट्स। तो यहाँ पर जो इस सेक्शन के अंतर्गत है, यहाँ पर नॉर्मली एप्लीकेशन ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्यूर 1973 डिस्क्राइब किया हुआ है और प्रोसीडिंग बिफोर अ स्पेशल कोर्ट क्या है वो सेक्शन 31 के अंतर्गत डिफाइन किया गया है। सेक्शन 32 ये इंपॉर्टेंट भी है, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जो हमने सेक्शन 2 क्लॉजेज में देखा था। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर सेक्शन 32 के अंतर्गत डिफाइन किया हुआ है और स्टेट गवर्नमेंट जो है अपॉइंट कर सकती है स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, जो एवरी स्पेशल कोर्ट्स यहाँ पर डेट मीन्स कोर्ट के अंतर्गत यहाँ स्पेशल कोर्ट्स का प्रोवाइड करवा सकती है स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन। और यहाँ पर जो स्पेशल केसेस है, इन केसेस को लेकर जो चाइल्ड को लेकर है, वहाँ पर इन केसेस को कंडक्ट करने के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर का अपॉइंटमेंट हो सकता है। और जो भी पर्सन अपॉइंटमेंट किए जाएंगे स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के अंतर्गत, उन्हें कम से कम उनके पास जो प्रैक्टिस होना चाहिए लेस देन 7 ईयर्स से नहीं होना चाहिए, कम से कम उनके पास 7 ईयर्स का होना चाहिए एज अ एडवोकेट, जो भी पर्सन स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के तौर पे अपॉइंटमेंट किए जाएंगे। और जो थर्ड क्लॉज में कहा गया है, जो भी पर्सन यहाँ पर अपॉइंटमेंट किया गया है स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को लेकर, वो क्लॉज यू सेक्शन 2 सब क्लॉज यू के अंतर्गत कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्यूर 1973 के अंतर्गत उन्हें किया जाएगा। तो ये 32 सेक्शन था। नेक्स्ट हम चैप्टर 8 को डिस्कस करेंगे और यहाँ पर चैप्टर 8 में प्रोसीड्यूर एंड पावर ऑफ स्पेशल कोर्ट्स एंड रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस, ये सब हमको चैप्टर 8 में पढ़ना है। तो यहाँ पर सबसे पहले चैप्टर 8 है, तो चैप्टर 8 के अंतर्गत सेक्शन 33 देख लेते हैं, प्रोसीड्यूर एंड पावर्स ऑफ स्पेशल कोर्ट। तो यहाँ पर क्या पावर है वो सेक्शन 33 में देखना है। तो जो भी स्पेशल कोर्ट से जो भी कॉग्निजेंस ऑफेंस यहाँ पर आएंगे, उन्हें एक्यूज्ड को लेकर जो है, पहले तो जो भी एक्यूज्ड होंगे, कमिटेड किए होंगे, उनके लिए ट्रायल चलेगा यहाँ पर। और कंप्लेनेंट्स जो भी कंप्लेंट किए होंगे उनके फैक्ट को लेकर, वैसा ऑफेंस को लेकर पुलिस रिपोर्ट भी करेगी और उनको स्पेशल कोर्ट्स में कॉग्निजेंस ऑफेंस को डायरेक्ट स्पेशल कोर्ट में ट्रायल के लिए भेजा जाएगा। साथ में जो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर होंगे, जैसा केस होगा उनके अनुसार एक्यूज्ड के लिए जो भी रिकॉर्डिंग एग्जामिनेशन इन चीफ और क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, री एग्जामिनेशन होता है चाइल्ड को लेकर, वो सब सारे स्पेशल कोर्ट में ही होंगे और वहाँ पर ही वो सब सारे क्वेश्चन चाइल्ड के ऊपर डाला जाएगा या फिर चाइल्ड से पूछा जाएगा वो सब सारे क्वेश्चन। तो ये जो प्रोसीड्यूर है, पावर है स्पेशल कोर्ट्स का, वो सब सारे सेक्शन 33 में डिस्क्राइब किया हुआ है। नेक्स्ट सेक्शन हम देख लेते हैं। यहाँ पर सेक्शन 34 है, प्रोसीड्यूर इन केस ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस बाय चाइल्ड एंड डिटर्मिनेशन ऑफ एज बाय स्पेशल कोर्ट। तो यहाँ पर जो भी एक्ट है, अगर कोई चाइल्ड के द्वारा ये सब कमिट किया जा रहा है तो उनके द्वारा जो है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2000 स्पेशल कोर्ट्स में भेजा जाएगा अगर उनके द्वारा कमिट किया जा रहा है। और साथ में यहाँ पर स्पेशल कोर्ट के सामने ये भी क्वेश्चन एराइज हो सकता है कि जो पर्सन ने ये कमिट किया है वो चाइल्ड है या फिर नहीं है। तो ये सब सारे क्वेश्चन एराइज हो सकते हैं स्पेशल कोर्ट में और उन्हें सेटिस्फाई करना पड़ेगा इसको लेकर। जब भी ऐसा रिकॉर्ड और राइटिंग में आए तो उन्हें सेटिस्फाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट सेक्शन है 35, पीरियड ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस ऑफ चाइल्ड एंड डिस्पोजल ऑफ केस। तो डेट मीन्स यहाँ पर जो रिकॉर्डिंग को लेकर है, एविडेंस को लेकर है, चाइल्ड को लेकर है और उनका केसेस को लेकर है, वो सेक्शन 35 में हमें देखने को मिलता है। तो जो भी एविडेंस चाइल्ड के द्वारा रिकॉर्ड किया गया है उनके 30 डेज के अंतर्गत स्पेशल कोर्ट जो है वहाँ पे कॉग्निजेंस ऑफेंस को लेकर वहाँ पर एक्शन लेगी। और अगर डिले किया गया स्पेशल कोर्ट्स के द्वारा तो जितना जल्दी हो सके उस ट्रायल को कंप्लीट किया जाएगा, जो 1 ईयर के अंतर्गत उस ऑफेंस को डील भी कर लेना है। तो स्पेशल कोर्ट को इसलिए अपॉइंट किया जाता है ताकि जो भी केसेस है उसे 30 डेज के अंतर्गत उसे संज्ञान ले ले उस मामले को, जो भी ऑफेंस हुआ है, और 1 ईयर के अंतर्गत उसे पूरे डील करके उसका जो भी पॉसिबल जो भी रिजल्ट निकलेगा वो दे देना है। तो यहाँ पर 35 के अंतर्गत इस एक्शन को लिया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर 36 सेक्शन है जिसके अंतर्गत चाइल्ड नोट टू सी एक्यूज्ड एट द टाइम ऑफ टेस्टिफाइंग। डेट मीन्स स्पेशल कोर्ट के द्वारा अगर जब चाइल्ड से एक्सपोज किया जा रहा है, अगर चाइल्ड एक्सपोज नहीं कर पा रही है एक्यूज्ड के सामने रिकॉर्डिंग देने के लिए या फिर एविडेंस देने के लिए एक्यूज्ड के प्रति, तो उस समय जो है
यहाँ पर अगर सेम टाइम में एक्यूज्ड उनके पोजीशन पे बैठा हुआ है, उनके सामने बैठा हुआ है और वो सारे स्टेटमेंट को सुन रहा है जो चाइल्ड ने स्टेटमेंट दिया है, तो अगर चाइल्ड के द्वारा एक्यूज्ड का नाम नहीं लिया जा रहा है रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस के दौरान, तो कम्युनिकेट कर सकती है एडवोकेट के साथ स्पेशल कोर्ट। और साथ में यहाँ क्लॉज 2 में लिखा हुआ है जो भी स्पेशल कोर्ट है वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने समय चाइल्ड को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा या फिर सिंगल विजिबिलिटी मिरर के द्वारा या फिर कर्टेन के द्वारा और या फिर अदर डिवाइस के द्वारा जो है एक्यूज्ड का नाम या फिर एविडेंस सही तरीके से ले सकती है, ताकि चाइल्ड भी बिना डरे वो सारे स्टेटमेंट दे सके और जो भी एक्यूज्ड है उनका नाम भी बता सके। सेक्शन 37 ट्रायल टू बी कंडक्टेड इन कैमरा। डेट मीन जो स्पेशल कोर्ट है वो ट्राई कर सकते हैं कि कैमरा में या फिर उनके प्रेजेंस या फिर चिल्ड्रन के जो भी चाइल्ड है उसके पेरेंट्स के प्रेजेंट में वो सारे कॉन्फिडेंस और अपना जो भी बातें हैं वो रख सकते हैं। और अगर स्पेशल कोर्ट्स को उनके ओपिनियन स्पेशल कोर्ट्स के ओपिनियन के ऊपर अगर चाइल्ड स्पेशल कोर्ट्स के ओपिनियन के दौरान अगर लगता है कि चाइल्ड को एग्जामिन किया जाए और दूसरे कोर्ट में, तो कमीशन के अनुसार डेट मीन्स प्रोविजंस के अनुसार सेक्शन 284 के अंतर्गत उन्हें चाइल्ड को दूसरे कोर्ट में भी एग्जामिन किया जा सकता है। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्यूर 1973 में दिया हुआ है सेक्शन 284 के अंतर्गत। नेक्स्ट यहाँ पर सेक्शन 38 है असिस्टेंस ऑफ एन इंटरप्रेटर और एक्सपर्ट वाइल रिकॉर्डिंग एविडेंस ऑफ चाइल्ड। तो सेक्शन 38 में है अगर कोर्ट को लगता है कि किसी भी तरह का असिस्टेंस चाहिए कोर्ट को ट्रांसलेटर या फिर इंटरप्रेटर को लेकर जो क्वालिफिकेशन हो एक्सपीरियंस हो और उन्हें पेमेंट भी किया जाएगा, वैसे जो भी इंटरप्रेटर वहाँ पे होंगे और जो भी रिकॉर्डिंग किया जाएगा एविडेंस चाइल्ड का। साथ में अगर कोई चाइल्ड जो मेंटली या फिर फिजिकल डिसेबिलिटी हो तो कोर्ट स्पेशल कोर्ट जो है असिस्टेंस ले सकती है किसी स्पेशल एजुकेटर का और उनके साथ जो है कम्युनिकेट करके चाइल्ड के साथ स्पेशल एजुकेटर को बुलाकर कम्युनिकेट कर सकती है चाइल्ड के साथ और जो भी एक्सपर्ट हो उस फील्ड में, और उसके अनुसार फिर एविडेंस चिल्ड्रन का ले सकती है जो 38 में डिस्क्राइब किया हुआ है। यहाँ पर चैप्टर 9 मिसलेनियस है, इसमें 39 है गाइडेंस फॉर चाइल्ड टू टेक असिस्टेंस ऑफ एक्सपर्ट ईटीसी। तो क्या गाइडेंस है? राइट ऑफ चाइल्ड टू टेक असिस्टेंस ऑफ लीगल प्रैक्टिशनर। तो इसके अंतर्गत सेक्शन 301 के अंतर्गत कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्यूर 1973 में फैमिली और गार्जियन ऑफ द चाइल्ड जो है वो असिस्टेंस ऑफ अ लीगल काउंसलर ले सकती है इस ऑफेंस के अंतर्गत में। नेक्स्ट सेक्शन है 41 प्रोविजन ऑफ सेक्शन 3 टू 13 नॉट टू अप्लाई इन सर्टेन केस। डेट मीन्स अगर सेक्शन 3 से लेकर 13 के अंतर्गत हुआ है किसी भी तरह का मेडिकल एग्जामिनेशन और ट्रीटमेंट ऑफ अ चाइल्ड हुआ है तो वहाँ पर मेडिकल एग्जामिनेशन और मेडिकल ट्रीटमेंट जो है पेरेंट्स के कंसेंट के अनुसार ही होना चाहिए और सम केसेस में वो नहीं भी हो सकता है, इंक्लूसिव भी है यहाँ पर। नेक्स्ट जो है यहाँ पर 42 अल्टरनेटिव पनिशमेंट। अल्टरनेटिव पनिशमेंट को सेक्शन 42 में डिस्क्राइब किया, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। और नेक्स्ट यहाँ पर 43 है पब्लिक अवेयरनेस अबाउट एक्ट। अब जो यहाँ पर पब्लिक अवेयरनेस है अबाउट इस एक्ट को लेकर वो 43 में डिस्क्राइब किया हुआ है। नेक्स्ट है 44 मॉनिटरिंग ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्ट, और साथ में इस एक्ट का जो मॉनिटरेशन किया जाएगा उसके लिए यहाँ पर बहुत सारे कमीशन बनाए गए हैं। जैसे आपने देखा ही होगा कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन चाइल्ड राइट एक्ट 2005 है, ऐसे बहुत सारे कमीशन जो है सिचुएटेड किया हुआ है। नेक्स्ट है पावर टू मेक रूल्स। डेट मीन्स 45 के अंतर्गत कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो इसके अंतर्गत पोक्सो एक्ट 2012 को लेकर समय के अनुसार वो रूल्स को चेंजेस कर सकती है जैसा उन्हें सही लगे। और नेक्स्ट है पावर टू रिमूव डिफ़िकल्टीज। सेक्शन 46 है लास्ट जो इस एक्ट के अंतर्गत हमें पढ़ना था, तो पावर टू रिमूव डिफ़िकल्टीज सेक्शन 46 में डिस्क्राइब किया हुआ है। यहाँ पर इस एक्ट में अगर किसी भी तरह का डिफ़िकल्टीज पाया जा रहा है जो कोई भी मैटर को डील करने में ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है या फिर उसके अंतर्गत कुछ नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पर पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कि ऑफिशियल गेजेट के अनुसार वो पब्लिश कर सकती है और किसी भी तरह का जो पावर है या फिर जो रूल है उसे रिमूव कर सकती है इस एक्ट से। तो ये टोटल 46 यहाँ पर सेक्शन था जो मैंने डिस्क्राइब किया है, और इम्पोर्टेंट सेक्शन मैंने बहुत अच्छे तरीके से आप सभी के लिए बता दिया है। पनिशमेंट क्या है, वो एक्ट क्या है, वो सब सारी चीज़ अगर अभी भी आपके मन में डिस्क्राइब या फिर कोई भी तरह का डाउट, तो अब हम यहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चन देख लेते हैं जो पोक्सो एक्ट 2012 को लेकर है। मैंने जो भी था सेक्शन वो डिस्क्राइब करके आपको डिस्कस कर दिया। और यहाँ पर पहला क्वेश्चन है व्हेन डिड द पोक्सो एक्ट 2012 कम इनटू फोर्स। तो ऑप्शन यहाँ पर 4 दिया हुआ है A B C D।
इस तरीके से आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 14 नवंबर 2012, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट सेक्शन है विच सेक्शन ऑफ द पोक्सो एक्ट 2012 डील्स विद द पनिशमेंट फॉर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल एसल्ट। तो पनिशमेंट क्या है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल एसल्ट को लेकर किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है, तो आपको बताना है। मैंने इसको डील भी किया था सही तरीके से, तो यहाँ पर सेक्शन 4 जो मैंने बताया था आपको, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, सेक्शन 4 ऑफ द पोक्सो एक्ट 2012। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सेक्शन ऑफ द पोक्सो एक्ट 2012 डील्स विद द पनिशमेंट फॉर स्टोरेज ऑफ पोर्नोग्राफी मटेरियल इन्वॉल्विंग चाइल्ड। तो ये भी मैंने डिस्क्राइब करके आपको बताया था, तो इसका करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है, कमेंट सेक्शन में जल्दी बताइए। तो यहाँ पर ऑप्शन सही होगा ऑप्शन ए, सेक्शन 15 ऑफ द पोक्सो एक्ट 2012। नेक्स्ट है सेक्शन 25 ऑफ द पोक्सो एक्ट 2012 डील्स विथ। तो सेक्शन 25 क्या चीज़ से डील करता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, रिकॉर्डिंग ऑफ अ स्टेटमेंट ऑफ अ चाइल्ड बाई मजिस्ट्रेट। नेक्स्ट है पनिशमेंट फॉर फेलियर टू रिपोर्ट और चाइल्ड और रिकॉर्ड अ केस इज प्रोवाइडेड इन सेक्शन ऑफ द पोक्सो एक्ट 2012। तो करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन सी, सेक्शन 21। डेट मीन्स पनिशमेंट फॉर फेलियर टू रिपोर्ट और रिकॉर्ड अ केस वो किसमें है, सेक्शन 21 के अंतर्गत डिफाइन किया हुआ है। नेक्स्ट जो है सेक्शन 37 ऑफ द पोक्सो एक्ट 2012 प्रोवाइड्स। तो सेक्शन 37 क्या प्रोवाइड करती है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ट्रायल टू बी कंडक्टेड इन कैमरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सेक्शन ऑफ द पोक्सो एक्ट 2012 डील्स विद द प्रिजम्पशन ऑफ कल्पेबल मेंटल स्टेट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आंसर ऑप्शन सी करेक्ट होगा, सेक्शन 30 ऑफ द पोक्सो एक्ट 2012। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन 12 ऑफ द पोक्सो एक्ट 2012 डील्स विथ। तो सेक्शन 12 क्या चीज़ से डील करता है, सेक्शन 12 डील करता है पनिशमेंट फॉर सेक्सुअल हरासमेंट, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2012 डील्स विद द पनिशमेंट फॉर यूजिंग चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफी पर्पस। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, सेक्शन 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट है सेक्शन 35 ऑफ द पोक्सो एक्ट 2012 डील्स विथ। तो करेक्ट आंसर होगा सेक्शन 35 डील्स करता है पीरियड फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस ऑफ चाइल्ड एंड डिस्पोजल ऑफ केस, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो आपने देख लिया है कि ये जो 10 क्वेश्चन मैं करवाया हूँ आप सभी को नॉलेज के लिए, ताकि जाओ मैंने एमसीक्यू आपको ये करवा दिया है, वो जितना भी मैंने डिस्क्राइब आपको डिस्कस किया है सेक्शन वाइज, वहाँ से ही डायरेक्टली क्वेश्चन इस तरीके से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। और जो भी मैंने स्पेशली जो पनिशमेंट का जो ड्यूरेशन बताया था 5 ईयर्स 7 ईयर्स, वो भी आपको याद रखना है। कई बार बीच से क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो आई होप अगर आपने कंप्लीट इस वीडियो को देखा होगा बिना स्किप किए हुए, तो आपको ये सब सारा सेक्शन पोक्सो एक्ट 2012 क्लियर हो चुका है। और अगर अभी भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका जो भी कमेंट आएगा उसका रिप्लाई करूँगा। और साथ में आपको मैं बता रहा हूँ जो भी सेक्शन मैंने बताया ध्यान से वो सब सारे सेक्शन आपको याद कर लेना है, एक बार खुद से आपको पढ़ लेना है। और नहीं समझ में आया तो फिर आप इस वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। और इसी तरीके से अगर आप डेलो एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किए हो या फिर कोई भी अदर लो एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर रखे हो, तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो चुका होगा टॉपिक। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। और साथ में अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट देख ही लिया तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, अपने लॉ स्टूडेंट्स या फिर जो भी आपके कांटेक्ट में है उनके पास व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी इस वीडियो को देख सके। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। साथ में अगर जो भी मैं वीडियो लाता हूँ आप सभी के लिए लाता हूँ, तो प्लीज़ अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लिए तो सब्सक्राइब भी कर ले चैनल को, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवा दें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।